हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है? तो आज की वीडियो होने वाली है एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उन्हीं टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जिन लोगों को एडमिशन लेना है एएनएम, जीएनएम और पारा मेडिकल में, वो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले आता है कि सारे बच्चे मतलब बहुत ये एक्साइटेड हो रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन वो अभी बहुत ये हो रहा है कि अभी तक एडमिशन क्यों नहीं हुआ, बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लिया जा रहा है, अभी तक हमारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो जनरली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की रैंक आई है, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम पास किया है, आप लोगों ने अगर काउंसलिंग करवा ली है, तो आप लोगों का एडमिशन भी ज़रूरी होगा। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ और है कि बाकी बैचेस में आपका जो बैच है, इससे पहले के जितने भी स्टूडेंट लोगों का एडमिशन हुआ है, वो बेसिकली नवंबर दिसंबर में हुआ है। ज़्यादा मैक्सिमम दिसंबर में ही सबका एडमिशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो गए हैं। तो सितंबर से सभी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कॉलेजेस में हो गए हैं, किसी किसी कॉलेज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है, जो आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई थी, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी अपना डॉक्यूमेंट दिया था, वो सारे कॉलेजेस को भेज दिए गए हैं और सारे कॉलेजेस में वो आ गए हैं। मेरे कॉलेजेस में भी आ गए हुए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से या फिर अक्टूबर तक आप सभी का एडमिशन हो जाए और दिसंबर तक फाइनली सबका एडमिशन कंप्लीट हो जाए। तो पहले आप लोगों से पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, उन लोगों का एडमिशन जनरली दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और उन लोगों को जनवरी में हॉस्टल में इन करवाया गया था। तो आप लोगों का तो उन लोगों से पहले ही हो रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को बिना बताए एडमिशन ले लिया जाएगा। आप लोगों ने जो नंबर दिए थे अपना काउंसलिंग के टाइम में, तो वही नंबर पे आप लोगों को कॉल किया जाएगा और आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो इतना बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, घर पे अच्छे से रहिए और खुश रहिए। और आप लोगों को कॉल ज़रूर जाएगी और बहुत जल्द आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आता है, जो काउंसलिंग के टाइम में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए थे, और उस डॉक्यूमेंट के आ जाने के बाद आप लोगों को कॉल करके एडमिशन के लिए बुलवाया जाता है। जब भी डेट इशू होता है तो तभी बुलवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बुलवा लिया जाए, तो ऐसा होता है। उसके बाद आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिए होंगे काउंसलिंग के टाइम में, कुछ आप लोग नहीं दे पाए होंगे या फिर उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में जमा करने होते हैं, नहीं तो आपका एडमिशन रोक दिया जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर वो डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं ला पाए हैं, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है। अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है तो अभी आप अपना डॉक्यूमेंट ले आएँ और सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास लाकर रख लें, ताकि आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन फ़ी नहीं लगती है, जनरली तो नहीं लगती है, और कहीं कहीं अगर लिया जाए तो वो अलग बात है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप लोग जब अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा यहाँ पे आने के बाद में। और उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, तो उसके बाद आप लोगों से एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये लिखना होगा कि आप इस कॉलेज में अध्ययन करना चाहते हैं, आप अपनी सेवा देना चाहते हैं। ये हो गया। और ये सब होने के बाद में जो लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, एएनएम जीएनएम में तो बेसिकली प्रोवाइड किया ही जाता है,
और बहुत जगह पारा मेडिकल लोगों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है, लेकिन सहरसा में पारा मेडिकल सबको भी हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। तो हॉस्टल का कोई चार्जेज नहीं होता है, लेकिन आप अगर हॉस्टल में के मेस में खाना खाते हैं तो आपको उसके फ़ी देने पड़ते हैं। और उसके बाद एडमिशन आपका कंफर्म हो जाने के बाद आप लोगों को कुछ सामान लाने होते हैं, उसकी आपको लिस्ट दी जाती है और आपको कुछ रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं। और एक बात और है, आप लोगों को एफिडेविट बनवाना होता है अपने यहाँ से, तो वो भी आप लोग ज़रूर बनवा लें। और आप लोगों को कुछ टेस्ट करवाने दिए जाते हैं और उस टेस्ट को करवा के आप लोगों को लेकर आना होता है जब आप लोगों को हॉस्टल में इन करवाया जाएगा। तो कुछ टेस्ट है वो इसलिए करवाया जाता है कि आपको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, और ये सेफ्टी के लिए अच्छा भी है और ये नेसेसरी भी होता है। तो वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरे वीडियो में बने रहें। तो जो मेडिकल टेस्ट आपको करवाने होंगे उनके नाम है, जैसे हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, रेड सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप CBC काउंट करवाएंगे तो उसी में ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट हो जाएंगे। और फिर आपको करवाने होते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, HB, SAG, B&C ये भी करवाना होता है, HIV टेस्ट करवाना होता है। और कोई स्टूडेंट मैरिड होती हैं तो उन लोगों का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा के लाना होता है। और फिर यूरिन टेस्ट करवाना होता है, चेस्ट एक्सरे, आई टेस्ट करवा के लाना होता है, कोविड-19 टेस्ट भी करवाना होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले कोविड-19 कितना वायरली फैल गया था, पूरा पेंडेमिक जैसा हो गया था। तो कोविड-19 टेस्ट भी है, विडाल टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा और मॉन्टेक्स टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये टेस्ट की लिस्ट है जो आप लोगों को करवानी होगी। तो गाइस, तो अब इतना हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिन लोगों को हॉस्टल में रहना है। तो हॉस्टल में रहने के लिए कुछ सामान भी चाहिए होते हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट दी जाती है। तो क्या क्या सामान लाने होते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको चादर 2 पीस लाने होते हैं, क्योंकि आप रहेंगे तो एक ही बेडशीट, चादर मीन्स बेडशीट, तो बेडशीट तो आपको चाहिए ही होंगे। एक बेडशीट तब बिछाएंगे नहीं तो उसको फिर चेंज करके फिर आपको दूसरा बेडशीट बिछाएंगे, तो उसके लिए 2 बेडशीट। फिर आपको कंबल चाहिए होगा ठंडी के लिए, फिर ठंडी में आपको ठंड लगेगी तो कंबल तो होने चाहिए। फिर आपको तकिया चाहिए, फिर उस तकिया का कवर भी चाहिए, 2 पीस चेंज करेंगे ना फिर इसको भी आप। फिर आपको मॉस्क्यूटो नेट चाहिए 1 पीस, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत है और हम लगभग बिहार में सब जगह मच्छर है ही, इंडिया में भी है, बिहार क्या। फिर आपको स्लीपर्स चाहिए होंगे, फिर ब्रश, टूथपेस्ट ये सब तो चाहिए ही होंगे। कैंची आपको चाहिए 1 पीस, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में कुछ इसेंशियल आपको चीज़ें होती हैं जो आपको हॉस्पिटल लेके जाने होते हैं। तो कैंची चाहिए होगा, सीजर, नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए साबुन चाहिए होंगे, बर्तन धोने का भी साबुन चाहिए होगा, और ब्रश भी होने चाहिए बर्तन और कपड़े धोने के लिए, ठीक है। फिर आपको मिरर चाहिए होगा, कंघी चाहिए होगी, और हेयर ऑयल ये सब भी आपको चाहिए होंगे। जूड़ा नेट जो कि एक नर्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है, या फिर गर्ल्स के लिए नेसेसरी है, जो भी मेडिकोज वगैरह है उनको जूड़ा नेट लगा के ही जाने पड़ते हैं, और वो NM हो, GNM हो या फिर पारा मेडिकल हो, कोई भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हेयर क्लिप्स चाहिए होंगे आपको 4 पीस। फिर आपको नहाने का टॉवल चाहिए होगा 2 पीस। फिर आपको प्लास्टिक के बाल्टी भी चाहिए होगी 2 पीस। फिर आपको मग चाहिए होंगे नहाने के लिए, या फिर मग तो चाहिए ही होगा। फिर जग एवं गिलास, वो आपको पानी पीने के लिए जग और गिलास, ठीक है। फिर कटोरी, प्लेट, चम्मच 1-1 पीस चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो मेस है उसमें हम लोगों को बर्तन नहीं मिलते हैं, कोई भी कटलेरी वगैरह नहीं दी जाती है। तो ये आप अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, बट अच्छा ही है, इससे हाइजीन मेंटेन रहता है, आप अपने बर्तन खुद अच्छे से धो पाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। फिर आपको छाता चाहिए होगा, टॉर्च, छाता, क्योंकि बारिश में फिर आपको ड्यूटी जाने के टाइम में बारिश हो रही होगी तो फिर आप कैसे जाइएगा। और टॉर्च की कभी कभी अगर आपकी लाइट कट गए हैं तो फिर टॉर्च आपको रहनी चाहिए लाइट के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको गर्म कपड़े चाहिए ठंड के लिए, और कलम, पेन्स चाहिए होगा, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सब
नेसेसरी है, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ करवाया जाता है उस सब के लिए, ये सब ज़रूरी है। फिर आपको पेंसिल चाहिए होगा, इरेज़र, शार्पनर, ये सब भी आपको चाहिए होंगे। थर्मामीटर भी ज़रूरी है मेडिकोज के लिए, ये भी आपको लाना होगा। स्केल एवं इंच टेप भी चाहिए होता है, ये सब आपको हॉस्पिटल के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं। फिर आपको स्टेपलर और स्टेपलर पिन भी चाहिए होंगे, ये सब का ज़रूरत आपको बाद में पता चलेगा, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर आपको रिस्ट वॉच चाहिए होगा एक, फिर रजिस्टर आपको चाहिएगा 7 पीस, ठीक है। A4 साइज़ पेपर का एक बंडल चाहिए होगा, इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में और बहुत काम आते हैं। अब आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर A4 साइज़ पेपर का एक बंडल हो ही गया। फिर स्वेटर ब्लू चाहिए होगा, कि आपको ड्रेस, ये ड्रेस का स्वेटर है तो यही आपको हॉस्पिटल पहन के जाना होगा, और क्लास में भी ये ठंड के लिए है, ठीक है। ताला चाबी आपको चाहिए होगा गेट पे लगाने के लिए, तो 2 इसलिए क्योंकि आपको एक रूममेट को भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रूम में आप 2 लड़कियां रहती हैं, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। फिर आपको एक ट्रंक चाहिए। ट्रंक बेसिकली आप कोई भी बड़ा सा सूटकेस, बैग, ट्रंक कुछ भी ला सकते हैं, वो कपड़े रखने के लिए और बाकी सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। फिर आपको रस्सी चाहिए होगी कपड़े सुखाने के लिए। साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, ये बेसिकली आप बाद में भी ला सकते हैं, ये आपको फ्रेशर के टाइम में पहनने के लिए बेसिकली बोला जाता है कि आप लेकर आइए इसको, ठीक है, तो ले आइएगा। फिर आप अपने पेरेंट्स की फ़ोटो भी अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे अकेलापन महसूस होगा, तो ये आप उनकी फ़ोटो देख के पाएंगे ताकि आपको अच्छा फील हो, ठीक है, ये उसके लिए है। फिर आपको अपने पूरे फैमिली का फ़ोटो या फिर 4 लोगों का फ़ोटो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रूम में भी जमा करना पड़ता है। ये इसलिए कि आपसे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं, कोई अनजान लोग तो नहीं आ जा रहे हैं, इसलिए। तो जो आपके अपने फैमिली मेम्बर हैं उनकी एक फ़ोटो देनी पड़ती है बनवा कर, ताकि उनको पहचाना जा सके, ताकि वो आपसे मिलने आ सके, ठीक है। सफ़ेद कॉलर वाला सूट, सलवार और दुपट्टा भी सिलवाना पड़ता है कुछ महीने के लिए, जब तक आप ड्यूटी नहीं जाते हैं, जब तक आपको फ्रेशर नहीं मिलता है, तब तक के लिए आपको कॉलर वाला सूट, सलवार सफ़ेद कलर का और ओढ़नी के साथ सिलवाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद बिना लाइन वाला पेपर चाहिए होगा, ठीक है, जिस्ता जिसको बोलते हैं। और खिड़की का पर्दा चाहिए होगा, 2 खिड़की का पर्दा, ठीक है। फिर पर्दा आप चेंज कीजिएगा ना, ऐसे 2 खिड़की है आपके रूम में। फिर पैर पोछना जो होता है, पावदान जिसको बोला जाता है, वो भी आपको एक चाहिए होगा। और आवश्यकता अनुसार आपको जो जो चीज़ें, स्नैक्स वगैरह आपको ज़रूरत हो, वो सब भी आप ले लीजिएगा। तो ये हो गया आपके हॉस्टल इसेंशियल या फिर हॉस्टल के सामानों की सूची, और आपको जो जो चीज़ें इसेंशियल लगे आपका वो सब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल के रूल रेगुलेशन की। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को बाद में सब कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है। छात्रावास या संस्थान में बाहर कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में नहीं रुक सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट है। वार्डन एवं प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई भी छात्र आपस में कमरा या फिर सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकती हैं, ये हो गया दूसरा रूल, ठीक है। यदि कोई छात्र संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाती है तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, ठीक है। कमरे में लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य किसी विद्युत उपकरण का उपयोग दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। जो आपको पहले से मिला हुआ है वही सब यूज करना है। छात्रावास में किसी प्रकार का स्टोव का प्रयोग करना निषेध। यदि कमरे में स्टोव या हीटर पाया गया तो विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा और स्टोव हीटर भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। छात्रावास के कार्य के लिए छात्रावास सहायक छात्रावास में रहने वालों की मदद करे, ठीक है। छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय 7:30 से 8 PM पर वार्डन द्वारा उपस्थिति ली जाएगी। इसी समय छात्राएं अपनी कठिनाइयां लिखित रूप से वार्डन को दे सकती हैं। सभी छात्राएं अपने साथ बिस्तर एवं कपड़े, मौसम के अनुकूल गर्म कपड़े और कंबल लेकर आएंगे, ठीक है। छात्राओं को छात्रावास के संबंध में अथवा सेवारत कर्मचारियों एवं मेस कर्मचारियों के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो लिखित रूप से वार्डन और प्राचार्यों को दे, लिखित रूप से ही कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। कोई भी छात्राएं अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति अतिथि को, चाहे संस्थान संबंधित क्यों न हो, अपने कमरे में नहीं ले जा सकता है। उनकी मुलाकात निश्चित अतिथि कक्ष में ही करना है, ओके, ठीक है। यदि कोई छात्राओं के अतिथि अभिभावक आते हैं तो पहले उनकी सूचना वार्डन को देनी होगी। अनुमति प्राप्त होने पर प्रत्येक रविवार को 9 से 5, ठीक है, 9 to 5 ताकि अतिथि कक्ष में मिलने की अनुमति होगी, ठीक है। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्राएं अपने से सीनियर का आदर सम्मान करेंगी और उनकी बात मानेंगी, ओके। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राओं को सलवार, कुर्ता, दुपट्टा के अलावा कोई फैंसी कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है,
ठीक है। छात्रावास में छात्राएं साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्राएं अस्पताल ड्यूटी एवं वर्ग नहीं जाने पर चिकित्सक का परामर्श पत्र एवं आवेदन पत्र वार्डन एवं वर्ग शिक्षक को देगी, अन्यथा आवेदन पत्र दिए बिना छात्रावास में नहीं रुकेंगे, ठीक है। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्रा मेस हॉल में ही खाना खाएंगे, खाना रूम ले जाने पर दंडित की जाएगी, ठीक है। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्रा एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, ओके। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राएं शाम 5 से 5 AM तक छत पर नहीं जाएंगे। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि छत या बालकनी में इधर उधर कपड़ा नहीं फैलाएंगे, इधर उधर फैलाने पर दंडित की जाएंगे, ओके। छात्रावास में रहने वाली कोई भी छात्रा सोना या महंगी वस्तुएं या जवरात आदि नहीं रखेंगी, खो जाने पर खुद जिम्मेदार होंगी, ठीक है। छात्रावास में रहने वाली छात्राएं शाम 5 बजे तक आ जाएंगी, उसके बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने सारे रूल रेगुलेशन समझा दिए हैं। तो एक शपथ पत्र भी दिया जाता है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो मैंने सोचा उसको भी बता ही देती हूँ। उसमें आपको जो शपथ लेता है उसका साइन और उनके पेरेंट्स का साइन करवाना होता है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो उसमें ये लिखा होता है कि यह कि नामांकन से लेकर कैपिंग तक विद्यालय से किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लूँगी, ठीक है। यह कि मैं स्कूल के दौरान दिए गए अवकाश में भी अपने अभिभावक के साथ ही घर जाऊंगी। यह कि घर के स्कूल आने जाने के क्रम में या स्कूल से बाजार आने जाने के क्रम में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अभिभावक और मेरी होगी, स्कूल प्रशासन की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। यह कि यदि कोई बहुमूल्य या कीमती सामान जैसे सोना, चांदी एवं मोबाइल इत्यादि सामान छात्रावास में रखती हूँ और यदि मैं बहुमूल्य सामग्री खो जाती हूँ तो उसकी सारी जवाबदेही अभिभावक एवं मेरी होगी, ठीक है। यह कि यदि बिना सूचना एवं अनुमति के मैं अन्यत्र कहीं स्कूल परिसर में बाहर जाती हूँ तो मुझे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकता है, इसकी जवाबदेही स्वयं मेरी होगी, ठीक है। यह कि यदि दूसरी छात्रा से विवाद हो तो उसकी सारी जवाबदेही अभिभावक और मेरी होगी। यह कि सरकार द्वारा देय अवकाश से अधिक उपयोग मेरे द्वारा किया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभिभावक और मेरी होगी, ओके। संस्थान एवं छात्रावास में उपस्थित किसी भी वस्तु सामान को नुकसान पहुंचाने पर उचित दंड देना एवं संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है, ओके। नर्सिंग का सभी नियम कानून का पालन करना होगा। यह कि उपरोक्त सभी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है और ना ही कोई बातें मुझसे छुपाई गई है। कुछ इस तरह का रूल रेगुलेशन और शपथ वगैरह पर लिखा रहता है। यह कि मेरा चयन DCC में आपका PE में हो, PP हो, PMD PM जो भी में हुआ हो और जिस भी सेशन से हुआ और जिस भी संस्थान में हुआ हो उसका नाम लेना है। फिर यह कि मेरा आचरण उत्तम है तथा किसी भी प्रकार का मेरे विरुद्ध किसी थाना के अभिलेख में शिकायत दर्ज नहीं है। यह कि मेरे ऊपर आपत्तिजनक किसी प्रकार का आपराधिक या फौजदारी के विवाद ना ही चला है और ना ही लिखित है। यह कि मेरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही एवं दुरुस्त है, गलत पाए जाने पर संस्थान द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। यह कि मैं स्कूल के द्वारा किए गए अवकाश में अपने विभाग के साथ ही घर जाऊंगी, अकेले छात्रावास से घर जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन और शपथ पत्र पर लिखा रहता है। यह कि INC के द्वारा देय अवकाश के अधिक उपयोग करने पर इसकी जवाबदेही मेरी और मेरे अभिभावक की होगी। परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राओं के साथ मिलजुल कर रहूँगी। यह कि प्रत्येक माह के 5 तारीख तक मेरा मेस फी जमा कर दूँगी। फैमिली फ़ोटो में जो लोग हैं उन्हें संस्थान के छात्रावास में मिलने की अनुमति दिया जाएगा, ठीक है। संस्थान एवं छात्रावास के सभी नियम एवं कानून का पालन करूंगी। ऐसा नहीं करने पर संस्थान से मुझे निष्कासित कर दिया जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ओके। यह कि वार्डन ट्यूटर प्राचार्य के आदेशों का पालन करूंगी। यह कि उपरोक्त सभी बातें मेरी जानकारी में सत्य सही और ना ही कोई बात छुपाई गई है।